हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेडिएंट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 4 टोटल एप्लीकेशन है। टोटल एप्लीकेशन कितने हैं? 4, जिसमें से एक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, सो आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है, सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके मतलब डिक्रीज होना, डीके मतलब डिक्रीज होना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। जैसे मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री में सुन के रखा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है ना, जिसका मास टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि रेडियम है, ठीक है ना, रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका टाइम के साथ मास क्या होता है, कम होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो गए, एक ऐसा एलिमेंट जिसका मास क्या है, टाइम के साथ कम होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हमारा अप्रोच क्या होगा, हमको वो पहले डिसाइड करना है। जैसे आपको याद है पॉपुलेशन ग्रोथ के क्वेश्चन में एक चीज आपको हमेशा गिवन होती है, और वो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट। ये चीज हमेशा गिवन होगी पॉपुलेशन क्वेश्चन के, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसमें। उसी तरीके से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीके के जो क्वेश्चन है उसमें भी एक चीज आपको हमेशा गिवन होगी कि जैसे कि x मान लो, x बी द मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट x का रिप्रेजेंट कर रहा है, मास रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका मास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास। कब? एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। ठीक है, एनी टाइम t पे x का रिप्रेजेंट कर रहा है मास, किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। सेम जैसे p क्या रिप्रेजेंट करता था लास्ट एप्लीकेशन में, p क्या रिप्रेजेंट करता था, पॉपुलेशन एट एनी टाइम t। ठीक है, उसके बाद फिर dx बाई dt। सो dp बाई dt क्या होता था, याद है आपको, dp बाई dt को हम लोग क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट टाइम t। तो dx बाई dt को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, dx बाई dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये चीज हमें को हमेशा पता होनी चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दैट मीन्स dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास प्रेजेंट। ये चीज आपको हर क्वेश्चन में गिवन रहेगी, dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x। तो ये dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x, ये चीज आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। जैसे पॉपुलेशन के क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है कि dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p, उसी तरीके से dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी एक कॉमन मेथड रहेगी, हर न्यूमेरिकल में एक मेथड कॉमन आएगी, और वो हो जाएंगे dx बाई dt इज इक्वल्स टू kx, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, क्या लगा, kx। बट यहाँ पे एक चीज है, यहाँ आएगा माइनस, यानी कि माइनस लगेगा यहाँ पे। माइनस के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आता है क्वेश्चन कि माइनस क्या है, माइनस क्यों लगाया हमने, पॉपुलेशन के क्वेश्चन में तो माइनस नहीं लगाया था, यहाँ माइनस क्यों लगा है? क्योंकि पॉपुलेशन का जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोग ये मान के चल रहे थे कि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही है, ठीक है ना। हम लोग आज तक
यही देखते आ रहे कि पॉपुलेशन टाइम के साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बट रेडियो एक्टिव एलिमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस लगा है। ठीक है ना, वहाँ माइनस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस लगा है। फिर कॉमन स्टेप क्या है, डी टी इधर गया, डी एक्स अपॉन ये एक्स को शिफ्ट किया, डी एक्स अपॉन एक्स, डी टी इस साइड गया, माइनस के डी टी हो गया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, वन अपॉन एक्स का कितना, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के तो कांस्टेंट है बाहर आया, वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक सेम है, आपके फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन का थ्योरी पार्ट है उसी के जैसा ही है। ठीक है, 90% उसके जैसा है, छोटी मोटी बातें हैं कि यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे नेगेटिव नहीं था, क्यों नहीं था ये बात क्लियर हो गई। ठीक है ना, वहाँ नेगेटिव इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी और यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो मास है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा है। ठीक है, फिर तो आपको पता ही है कि हम लोग 3 स्टेजेस में क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसने लास्ट वीडियो ऑलरेडी देख के रखा है। अगर आप में से कोई ऐसा कोई है जिसने लास्ट वीडियो लेक्चर ही नहीं देखा और डायरेक्ट इस पे आ रहा है तो उसको दिक्कत जाएगी, तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देख ले, यानी कि लेक्चर नंबर 15 या पॉपुलेशन ग्रोथ का जो टॉपिक है लास्ट वीडियो लेक्चर, उसको पहले देख लो, अच्छे से उसको समझ लो। ठीक है, अगर वो समझ में आ गया तो ये चीज़ समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत आपको आसान लगने वाला है, कैलकुलेशन पार्ट आएगा इसमें थोड़ा बहुत, वो तो लास्ट एप्लीकेशन में भी आया था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तभी ये चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस एप्लीकेशन बेस पे एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, सो आई होप कि आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके का थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। ठीक है, सो देखते हैं एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 5 इस एप्लीकेशन बेस पे पूछा गया है, जिसमें क्या बोला है, द रेट ऑफ डीके, डीके मतलब डिक्रीज, डीके मतलब क्या, डिक्रीज, द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। मतलब यहाँ तक तो वही चीज़ अपने को गिवन दी है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा अपने को एग्जाम में गिवन होगी, तो आपको शुरुआत में क्या लिखना है, आपको बोलना है कि x क्या है, x मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, dx बाई डी टी क्या होगा, सो dx बाई डी टी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया, हमें गिवन दिया है, गिवन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो गिवन क्या दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब dx बाई डी टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू इट्स मास एट दैट टाइम, मतलब x के। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बातें अपने को क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद की जो चीज़ें हैं कुछ कॉमन है, जैसे कि dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एक्स। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो के आ गया, बट ये डीके हो रहा है इसलिए हम लोग आगे क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, x को इधर शिफ्ट करेंगे, t को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x और ये हो जाएगा माइनस के डी टी। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, माइनस बाहर निकला और के भी कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, 1 का विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस सी हो जाएगा, ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें कॉमन होने वाली है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के केस में यहाँ तक तो अपने को चीज़ सेम चलेगी। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज का यूज करते हैं, इनिशियल स्टेज। सो इनिशियल स्टेज में हम टाइम हमेशा क्या लेते हैं, 0, और देखते हैं कि इनिशियली मास कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच
द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स मास ऑफ 0.5 ग्राम। मतलब ओरिजिनली कितना मास था 1.5 ग्राम। तो ठीक है, पहले ओरिजिनल मतलब इनिशियल, तो 1.5 ग्राम। ठीक है, इस चीज को कहाँ रखेंगे हम, इस चीज को रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो x के जगह आएगा log 1.5। ठीक है, t के जगह आएगा 0, तो ये चीज हो जाएगी 0, तो हमें यहाँ से मिलेगा c। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, c की वैल्यू कितनी मिल गई 1.5, और इस c की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये मिलता है हमें log x इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस c के जगह आएगा log 1.5। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस जो हम लोग ना पॉपुलेशन के क्वेश्चन में करते थे। इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू मास ऑफ 0.5 ग्राम। अब देखो सेकंड स्टेज में नॉर्मली हम लोग, आपको याद है कि हमारी प्रोसेस कैसी चलती है, पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं इनिशियल स्टेज का यूज करते हैं। इनिशियल स्टेज से हमें क्या मिलता है c, और c को हम लोग कहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में रख के हमें जो नया इक्वेशन मिलता है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। बट सेकंड स्टेज का यूज हम लोग किस लिए, सेकंड स्टेज का यूज हम लोग क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, के फाइंड आउट करने के लिए। बट यहाँ पे आप ध्यान दो, सेकंड स्टेज में क्या होता है, दोनों चीजें हमें गिवन होती है, टाइम भी गिवन होता है और मास भी गिवन होता है। ठीक है ना, सेकंड स्टेज में दोनों चीजें गिवन होती है, इसका यूज करके हम के निकालते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ ना, सेकंड स्टेज का डाटा हमें गिवन ही नहीं है। उन्होंने क्या बोला, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स मास ऑफ 0.5 ग्राम। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि ओरिजिनली जैसे टाइम 0 था और मास कितना था 1.5 ग्राम था, तो आपको ये बताना कि कितना टाइम लगेगा मास को 0.5 ग्राम होने में, यानी डायरेक्ट टाइम फाइंड आउट करना है। फाइनल स्टेज का डाटा हमें दे दिया, मिडल वाले स्टेज दैट मीन सेकंड स्टेज का डाटा दिया ही नहीं। तो आप सोचो कि अगर सेकंड स्टेज का डाटा नहीं दिया है तो फिर आंसर कैसे निकलेगा, तो आंसर निकलेगा के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सेकंड स्टेज का यूज हम लोग करके किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ सेकंड स्टेज का डाटा नहीं देने की वजह से हमारा आंसर किस में आएगा, के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइनल स्टेज का यूज करेंगे, डायरेक्ट फाइनल स्टेज पे चले जाएंगे, फाइनल स्टेज। ठीक है, सो फाइनल स्टेज में हमें क्या फाइंड आउट करना, टाइम फाइंड आउट करना, और मास कितना दिया है अपने को, मास दिया है 0.5 ग्राम। तो फिर इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। सो लॉग x के जगह कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, माइनस के टी तो फाइंड आउट करना है, प्लस लॉग 1.5। अब देखो log 1.5 को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा log 0.5, और ये इधर आएगा तो log माइनस log 1.5, यानी कि 0.5 अपॉन में आएगा 1.5 इज इक्वल टू कितना, माइनस के टी। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये दे रहा है अपने को log कितना देगा, 1/3 दे देगा, log 1/3। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू माइनस के टी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है, टी। तो मैं माइनस के को शिफ्ट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, -1 अपॉन के log 1/3। अच्छा, 1/3 को 3 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, तो ये -1 आगे आएगा तो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन के log 3। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो ये आंसर किसके फॉर्म में है, के फॉर्म में। क्यों के फॉर्म में है, क्योंकि हमें सेकंड स्टेज का डाटा गिवन नहीं दिया है। बात क्लियर हो गई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, एक्सरसाइज 6.6 से। ठीक है, सो द क्वेश्चन क्या बोला, द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। मतलब यहाँ तक तो चीज़ें सेम ही है, ठीक है ना, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत इसमें जाएगी नहीं। तो मैं अब डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप शायद उसको समझ जाओगे। ये आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ तक ये कैसे लिखा गया आप सबको पता ही है। ठीक है, अब आते हैं इनिशियल स्टेज पे।
इनिशियल स्टेज, सो इनिशियल स्टेज में टाइम कितना 0, इनिशियल स्टेज में टाइम रहेगा 0 और मास कितना है, इनिशियली मास कितना, देखो इनिशियली देयर आर 25 ग्राम ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, यानी इनिशियली कितना है 25 ग्राम है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, x के जगह रखेंगे 25, t के जगह आएगा 0, तो ये पार्ट 0 होके c बचा, तो c के वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो log x इज इक्वल्स टू t माइनस के टी प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई log 25, c की वैल्यू log 25, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट, ओके। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में क्या बोला गया, एंड 2 आवर लेटर इट इज फाउंड दैट 9 ग्राम्स आर लेफ्ट, 2 घंटे के बाद, यानी टाइम 2 आवर्स हो गया और मास कितना रह गया 9 ग्राम रह गया, ठीक है ना। देखो इनिशियली मास कितना था 25 ग्राम, 2 घंटे बीत गए तो मास कितना रह गया 9 ग्राम। इस डाटा को हम लोग कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा log x के जगह कितना आएगा 9 इज इक्वल टू t के जगह 2, तो ये माइनस 2k हो जाएगा प्लस log 25, ठीक है। ओके, log 25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो log 9 माइनस log 25 हो जाएगा, log 9 माइनस log 25 कितना हो जाएगा log 9 अपॉन 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में कितना आएगा -2k, हमें तो k की वैल्यू चाहिए तो -2 को शिफ्ट कर देते हैं, -2 को शिफ्ट करेंगे तो k इज इक्वल्स टू कितना आएगा -1/2 log 9 चाहिए 9 अपॉन 25, ठीक है। तो k मिल गया, k फाइंड आउट हो गया। अब इस k की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो log x इज इक्वल्स टू k के जगह क्या आएगा, देखो k की जगह -1/2 log 9/25, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 log 9/25 इंटू टी, ये देखो इंटू टी प्लस log 25, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेता हूँ, कैसे उसको ध्यान से देखो। log x ये 1/2 जो है 1/2 कहा जाएगा पावर में, किसके 9/25 के, और आपको पता है पावर में 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 9/25 इंटू टी प्लस में log 25, ठीक है। ओके, तो कितना दे रहा है ये फाइनली log x इज इक्वल्स टू ये मिल रहा है आपको 9/25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3/5 इंटू टी प्लस log 25, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सॉरी, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई डाउट यहाँ तक? तो अब आगे करते हैं, आगे क्या करेंगे, फाइनल स्टेज हमारी। सो फाइनल स्टेज क्या बोला गया, फाइनल स्टेज में फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour, ठीक है, ध्यान से देखना, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour। देखो ये मोर वर्ड यहाँ पे बहुत काम की चीज़ है। अब क्या बोलना चाहते हैं वो, मतलब वो देखो पहली स्टेज में टाइम 0 और मास कितना था 25 ग्राम, फिर सेकंड स्टेज में मतलब टाइम कितना हो गया, देखो इनिशियली देयर आर 25 ग्राम ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एंड 2 hour लेटर, 2 hour लेटर मतलब कहाँ से, यहाँ से 2 घंटे बीत गए, ठीक है ना, 2 hours हो गए, तो टाइम कितना हो गया 2 hours और मास कितना रह गया था 9 ग्राम, ठीक है ना, मास कितना रह गया था यहाँ पे 9 ग्राम, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से 1 और घंटे, देखो यहाँ पे क्या होगा, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour, मतलब अब बात कहाँ से शुरू, यहाँ से, तो यहाँ से 1 घंटा, ये 1 घंटा, तो इनिशियल से टाइम कितना 3 hours, ठीक है। इसीलिए फाइनल स्टेज के अंदर जब आप टी लोगे तो आपको 1 नहीं लेना है, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी। 1 अब ऐसे भी सोच रहे ना कि 1 कैसे पूछा जा सकता है, जबकि हमें बोला गया कि इनिशियल स्टेज में 25 ग्राम है, सेकेंड स्टेज मतलब 2 घंटे बीत जाने के बाद मास 9 ग्राम है, तो 2 घंटे से ज़्यादा के बारे में पूछेंगे वो,
3 घंटे के बारे में पूछेंगे, 4 घंटे के बारे में पूछेंगे, 6 घंटे के बारे में पूछेंगे। अब उन्होंने बोला है कि 1 घंटे, तो 1 आवर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ये मोर वर्ड बहुत काम की चीज़ है, आपको ध्यान से सुनना है, देखना है क्वेश्चन को कि क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour। 1 more hour का कंसेप्ट समझ में आ गया। 2 घंटे ऑलरेडी हो गए, 1 घंटे के बाद और 1 घंटे के बाद मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर्स, ठीक है। और मास हमें फाइंड आउट करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये टी 3 आवर्स कैसे आया करके, ठीक है। बस इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो लॉग एक्स तो हमको फाइंड आउट करना है, टी के जगह देखो इस टी के जगह आएगा 3, तो 3 को मैं ऐसा आगे लिख रहा हूँ, लॉग 3/5 प्लस लॉग 25। अब पहला काम क्या रहेगा हमारा, इस 3 को पावर में लेके जाना। ये हो जाएगा लॉग 3 पावर में जाना मतलब इस पूरे टर्म का क्यूब होना। 3 का क्यूब होता है 27, 5 का क्यूब कितना, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस लॉग 25, ठीक है। अब यहाँ लगेगा log a प्लस log b। सो log a प्लस log b, इधर log x इधर चल रहा है तो log a इंटू b हो जाएगा। log a इंटू b का मतलब 27/125 इंटू 25 हो जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ से log हो जाएगा कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू ये 25 देखो 125 के साथ कैंसिल होकर कितना देगा, 5, कितना देगा 5। तो 5 को डिवाइड करने पे 5 एज 25, रिमेनिंग 2 तो 20 हो जाएगा 4। तो कितना मास बचा, 5.4 ग्राम। तो देखो फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour, मतलब 1 घंटा और होने के बाद कितना अमाउंट बचेगा, तो 5.4 ग्राम बचेगा, ठीक है। देखो इनिशियली कितना था 25 ग्राम, 2 घंटे बीत जाने के बाद मास कितना बचा 9 ग्राम। तो 1 घंटा और यानी कि 3 घंटे होने के बाद मास कितना बचेगा 5.4 ग्राम। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटी मोटी बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे ये मोर वर्ड, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर सेकंड स्टेज का डाटा ही नहीं दिया था, तो सेकंड स्टेज का डाटा नहीं दिया तो हमने आंसर के फॉर्म में निकाल के रखा। तो आप सीक्वेंस को समझो, आप पैटर्न को समझो कि क्या हो रहा है। पहले तो यहाँ तक चीज़ गिवन होती है, यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरी चीज़ का यूज़ करके हम लोग वो इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, फिर इनिशियल स्टेज का यूज़ करके हम लोग सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको वापस इक्वेशन 1 में रख के इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेज का यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, के की वैल्यू को वापस रख के हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है। थर्ड स्टेज में दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होती है, ठीक है, उसका यूज़ करके हमें एक चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही पैटर्न पहले वाले एप्लीकेशन में था, यही पैटर्न सेकेंड एप्लीकेशन में, और यही सेम पैटर्न थर्ड एप्लीकेशन में भी फॉलो होने वाला है, ठीक है। ओके, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी, मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मतलब जो क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे बट कुछ नई चीज़ें सिखा के जाए, ऐसे क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डिफिकल्टी तो है, ठीक है। तो क्या बोला, रेडियम डिकम्पोजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें सेम ही है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं इसके बेसिस पे यहाँ तक तो चले ही जाऊँगा। क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log x इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। log x इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इफ p%, ये इसको ध्यान रखना, p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर। वो क्या कहना चाहते हैं कि इनिशियली जितना भी मास होगा उसमें से p% अमाउंट क्या हो गया, डिसअपियर हुआ, कितने साल में, 1 साल के अंदर। तो व्हाट % ऑफ रेडियम लेफ्ट आफ्टर 2 आवर, तो 2 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट आपके पास बचेगा, ठीक है। अब मैं पहले तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ कि आपके पास मान लो कि इनिशियली है, इनिशियली मतलब टाइम जब 0 है, और मान के चलो कि कुछ अमाउंट है आपके पास, ठीक है ना, ए रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट, कुछ अमाउंट है इनिशियली आपके पास 100 रुपीज़, क्या है 100 रुपीज़। ये कंसेप्ट को समझ लो तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। देखो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया ना कि इनिशियली
कितना है करके, इन्होंने क्या बोला, इफ P% ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर। तो इनिशियली कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलो पहले इनिशियल स्टेज का डाटा हम लोग लिख लेते हैं। इनिशियल स्टेज तो टाइम रहेगा 0 और इनिशियल स्टेज में मास होगा, मास होगा m। इनिशियली कितना मास होगा, m मास होगा। इसको रख देते इक्वेशन 1 में। सो लॉग x के जगह क्या आएगा, m आ जाएगा। x के जगह क्या आएगा, m आ जाएगा, इज इक्वल्स टू t के जगह आएगा 0, तो ये 0 के c मिल गया। c के लिए log m मिली, c को रखा इक्वेशन 1 में। सो log x इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस c के जगह log m रख दिया। तो ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब मेरी बात सुनो, सेकंड स्टेज के लिए जो चीज़ें हमें लिखनी है ना, सेकंड स्टेज के लिए जो चीज़ें लिखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनिशियली आपके पास, इनिशियल मतलब टाइम 0, तो आपके पास है 100 रुपीज़। इनिशियली टाइम 0 तो आपके पास कितना, 100 रुपीज़ है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 साल के बाद, मतलब टाइम हो गया 1 साल, 1 साल निकल गया, इसमें से 10% अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई। सुनो बात को, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ P% ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा आपको अमाउंट के फॉर्म में समझा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब इनिशियली आपके पास कितने थे, 100 रुपीज़। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद इसमें से 10% अमाउंट क्या होगी, कम होगी। इसमें से 10% अमाउंट क्या होगी, कम होगी। तो पहले तो आप ये सोचेंगे ना कि अच्छा इसका 10% कितना, 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियली अपने पास 100 है, 100 का 10% यानी 10% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 100 इंटू 10% को लिखते हैं अपन 10/100। तो देखो 100 कैंसिल, कितना, 10। तो ये क्या मिला अपने को, 100 का 10%। क्या मिल गया, 100 का 10%। तो 100 का 10% कितना आ रहा है, 10। मैंने क्या बोला कि इसमें से 10% कम हो गया 1 साल के अंदर। इसका मतलब 1 साल होने के बाद कितना बचा आपके पास। तो आप बोलोगे कि मेरे पास इनिशियली 100 रुपीज़ थे, आपने बोला कि इसमें से 10% क्या हो गए, कम हो गए। इसमें से 10%, तो 100 के 10% यानी कितना हो रहा है, 10। तो मैं 10 माइनस कर लेता हूँ, यानी कितना बचा मेरे पास, 90। बात समझ में आ रही है। 1 साल होने के बाद मेरे पास अमाउंट कितना बचा, 90 रुपीज़ बचा। अब इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। ये 100 हो गया, इसमें से 100 का 10%, ठीक है ना, अपने क्या करना, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इस 100 का 10%। तो ऐसे लिखूँ मैं, 100 का 10%। चला, वही है, सेम ही है। देखो 100 माइनस 100 का 10% यानी 10 हो रहा है, कितना बचा, 90 बचा। या तो कोई प्रॉब्लम। तो अब सेकंड स्टेज में डाटा के लिखेंगे। टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। तो मास कितना बचा, तो मास कितना, उन्होंने क्या बोला है कि जो भी इनिशियली मास होगा आपके पास, अब इनिशियल मास कितना था, m, उसमें से P% क्या हो गया, कम हो गया। मतलब किसका P%, m का P%। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 100 का 10% आप लोग कैसे निकालोगे, 100 को 10% से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो m का 10% कैसे निकालोगे, m को P% कैसे निकालोगे, तो m को P% से मल्टीप्लाई करोगे। आई बात समझ में। आपको पता है अमाउंट लेफ्ट आपने कैसे निकाला था कुछ देर के पहले, 100 रुपीज़ थे, उसमें से 100 का 10%, 100 का 10% क्या हो गया था, माइनस हो गया था, ऐसे निकाला था। तो इनिशियली मेरे पास कितना मास था, m था, उसमें से माइनस हो गया m का P%। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखते इसको थोड़ा सा और सिंपल बना के। मुझे दिखाई दे रहा है कि m तो कॉमन निकला, अंदर में क्या बचा, 1 माइनस P%। P% मतलब P/100, P% मतलब P/100। तो m क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 100 माइनस P अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। ये आ गया x और ये आ गया हमारा t। इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। सो लॉग x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा m, 100 माइनस P अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, t की जगह आएगा 1, ये हो जाएगा माइनस k प्लस, और ये हो जाएगा log m। ठीक है, अच्छा क्या करें, मुझे तो k निकालने में फाइंड आउट करना है। तो ये माइनस k को इधर और ये पूरी टर्म को उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ मैं।
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k, क्योंकि माइनस के इस साइड अगर ये उधर जाएगा तो log m माइनस log m 100 माइनस p अपॉन 100। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, अब log a माइनस log b का रूल लगा लेते हैं। सो log a माइनस log b का रूल क्या कहता है कि k इज इक्वल्स टू log a अपॉन b, यानी कि m के डिवाइड में, इस m के डिवाइड में ये पूरी टर्म आएगी। सो m इंटू 100 माइनस p अपॉन 100, तो ये m और m कैंसिल, 100 जाएगा ऊपर, तो k इज इक्वल्स टू कितना, log 100 अपॉन में 100 माइनस p, ये आ गया k। इस k को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ से मिटा दिया, और आपको पता होगा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, वो था log x इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो देखिए t लिख लिया, k यानी ये मिल गया log 100 अपॉन 100 माइनस p, प्लस में क्या था log m था, प्लस में क्या था log m, तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब आते हैं फाइनल स्टेज पे। तो फाइनल स्टेज में, फाइनल स्टेज, ठीक है, तो फाइनल स्टेज में क्या बोला गया, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट, व्हाट परसेंट ऑफ रेडियम लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद कितना बचेगा ये पूछा गया। ठीक है, तो टाइम कितना, 2 ईयर्स, और फाइंड आउट क्या करना है, x कितना अमाउंट। ठीक है, x, तो चलो t की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो log x इज इक्वल्स टू, अच्छा c की वैल्यू क्या आई थी, log m आई थी क्या, एक बार मैं चेक कर लो फिर से। हाँ, c की वैल्यू log m आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ठीक है, t की वैल्यू 2 रखा, तो -2 log 100 अपॉन 100 माइनस p प्लस log m। तो अब आगे क्या करें, तो आगे हम लोग ये करते हैं log x इज इक्वल्स टू, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -2 log, ये चीज़ जब ऊपर जाएगा और ये नीचे जब आएगा तो 100 माइनस p अपॉन में 100, तो इसका होल पावर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बेसिक आपको सबको पता ही है। ये हो जाएगा log m, ये -1 जब आगे आएगा तो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। सो log x इज इक्वल्स टू, ये माइनस, और पता चला ना पावर रूल से, log m टू द पावर n, तो -1 आ गया है, तो ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 देगा, 2 का मैं वापस शिफ्ट कर रहा हूँ, तो log 100 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में log m आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, बट इतना तो आपको करते आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब log a प्लस log b लगा लेते हैं। सो log a प्लस log b से क्या होगा, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a इंटू b, इंटू बी का मतलब 100 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू m आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, दोनों तरफ से log log हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू कितना, 100 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू m, इंटू m। अच्छा, ये क्या मिला, ये मिल गया कि इतना अमाउंट बचेगा। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें कि इतना अमाउंट 2 साल के बाद बचेगा। इसको मैं साइड में थोड़ा अच्छे से लिख लेता, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू m। ठीक है, इतना अमाउंट बचा, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको ध्यान से देखो, व्हाट परसेंट ऑफ रेडियम लेफ्ट आफ्टर 2 आवर। और ये जो हमने निकाला, ये क्या मिला हमें कि इतना मास बचेगा। समझ पा रहे हो आप, इतना मास बचेगा 2 साल के बाद, बट हमें पता करना है कि कितना परसेंट बचेगा। अब रिलेट कर पा रहे हो ना, ये क्या है,
इतना अमाउंट बचा, बट हमें फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट ऑफ अमाउंट बचा। मतलब इन जनरल मुझे ये जो भी मिला ये कितना परसेंट है ये पता करना है, ये जो भी फाइनल अमाउंट मिला ये कितना परसेंट है वो पता करना है। अब परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता है कि जैसे आप एग्जाम के अगर परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हो, जैसे टोटल मार्क होते हैं 650, तो उसको डिवाइड में लिखते हो 650, मान लो आपको मिल गया 600, तो यहाँ पे करते हो और फिर इनटू में क्या करते हैं 100। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। टोटल मार्क्स डिवाइड में आता है, जितने मार्क्स मिल गए 600 वो न्यूमरेटर में आता है और इंटू 100 करते हैं। अच्छा, टोटल मार्क्स का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि इनिशियल मार्क्स कि स्टार्टिंग में मार्क्स कितना था, तो अपन निकाल रहे हैं परसेंटेज, ठीक है, ऑफ एक्स। तो इनिशियली मार्क्स कितना था, इनिशियल मार्क्स था हमारे पास m, कितना मिला, ये मिला 100 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू m, और इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे 100। ये समझ में आ गया, इनिशियल इतना मार्क्स था इतना मिला इंटू 100, जैसे 650 डिवाइड में होता था ऊपर 600 इंटू 100 करते थे। तो यहाँ से देखो ये m और m हो जाएगा कैंसल, तो क्या मिला अब मेरे पास, अब मुझे मिल गया 100 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू में है 100, ठीक है। तो ये रहेगा कि इतना परसेंट ऑफ अमाउंट बचेगा, इतना परसेंट। अच्छा, इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख लो ये 100 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये अंदर में क्या मिलेगा, अंदर में मिलेगा 1 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100 मतलब क्या है 10 का स्क्वायर है ना, 100 मतलब क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ठीक है, ये देखो ये कुछ ऐसा लिखा है ना आपके पास m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं m इंटू एन का होल स्क्वायर। ये देखो ये आपके लिए m का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर, तो m इंटू एन हो जाएगा, यानी 1 माइनस पी बाय 100 इंटू 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, m इंटू एन का स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो m इंटू एन, ठीक है। तो ये जब 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 इंटू 1 10 होगा, माइनस ये 10 p बाय 100 से मल्टीप्लाई होगा तो p बाय 10 होल स्क्वायर। तो इतना परसेंट ऑफ अमाउंट बचेगा 2 साल के बाद। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाना है। ये जो आपने फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया है कि इतना अमाउंट बचेगा 2 साल के बाद, बट हमें फाइंड आउट करना था उसका भी परसेंटेज। तो ये समझ में आया परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जितना अमाउंट इनिशियल में था, यानी कि m अमाउंट इनिशियल में था, जितना अमाउंट मिला यानी कि ये इतना मिल गया इंटू में 100, तो फिर कैलकुलेशन है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आप मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि आपकी डिफिकल्टीज कहाँ पर है। नहीं तो आप जैसे कि वैसा देख लोगे और आपको लगेगा समझ में आ गया, तो वो सफिशिएंट नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ हमारे सेकेंड एप्लीकेशन के जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज के, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो एक्सरसाइज के अंदर 3 न्यूमेरिकल्स हमें गिवन दिए थे इस एग्जाम्पल पे, इस एप्लीकेशन पे, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नए एप्लीकेशन के साथ आएंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपने इसके बारे में फिजिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को आप जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है उसको ओवरलुक कर ले, ताकि आपको यहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँ तो कुछ नया ना लगे, ठीक है। ओके।